Hello, good morning. Welcome to Sarit classes. We are covering geography optional and we have started our geomorphology part of the geography optional and we have covered already 50% part of our geomorphology. हाँ जी, 50% पार्ट हम कवर कर चुके हैं. धीरे धीरे देखते देखते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब तक ये जो आधा पोर्शन है कंप्लीट कर चुके हैं. तो देखिए आज का जो हमारा कोर्स ऑफ एजेंडा रहेगा, हमें क्या करना है. बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, कल का एक पोर्शन छूट गया था, वो कौन सा था, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म. बताइए, ये रह गया था ना इंट्रूसिव लैंडफॉर्म. ठीक है, तो एक तो ये कंप्लीट करने वाले, फिर उसके बाद आएगा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को क्या करने वाले, थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे कि होते क्या हैं ये. ठीक है, अगर वक्त बचा तो यहाँ पे हम जो रिवर रिजुविनेशन है, ठीक है, अगर जो समय बचा हमारे पास रिवर रिजुविनेशन हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ ये कवर कर लेंगे. इन केस अगर नहीं बचता तो रिवर रिजुविनेशन और नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन यानी कि डेविस यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे. यानी कल का जो लेक्चर होगा ना, वहाँ से आपकी कोर ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी. डेविस, पेंक, एल्सी किंग, आने वाले 2 से 3 लेक्चर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैं ढंग से करवा दूंगा. ठीक है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, उससे पहले मैं आपको क्या करवा दूंगा, रिवर रिजुविनेशन. अगर इस समय में बचता है तो इसके अंदर आज ही करवा दिया जाएगा. तो चलिए अपने आज के काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना बनता है, कल के किए गए काम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. देखिए कल हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि फोर्सेस देखी थी. उसके अंदर आज अगर हम एक्सो कर रहे हैं तो कल हमने कौन सी की थी, एंडो की थी. ठीक है, एंडोजेनेटिक समझ में आ गया. एंडोजेनेटिक जो फोर्स थी उसके बारे में हमने देखा था. अब जो ये एंडोजेनेटिक है, इसके अंदर भी हमने क्या देखा था, आगे जाके 2 में डिवाइड हुआ था. एंडोजेनेटिक में ये डायस्ट्रॉफिक और कैटास्ट्रॉफिक. डायस्ट्रॉफिक आगे जाके फिर ये कन्वर्ट हुआ था किसमें, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग और ओरोजेनेटिक यानी कि माउंटेन बिल्डिंग. फिर ये आगे जाके 2 में डिवाइड हुआ था, अपलिफ्टेड यानी कि ये होगा इमर्ज और सबमर्ज के अंदर ये होगा टेंशनल और कंप्रेशनल. कुछ इस तरीके से ये क्या किया था हमने, इसको और फर्दर आगे बाइफर्केट किया था और इसको फिर हमने और डिटेल के अंदर देखते गए थे. यहाँ पे हमने एंडोजेनेटिक के अंदर क्या देखा था, कुछ यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक में सडन फोर्सेस के तौर पे हमने अर्थक्वेक को समझा. फिर उसके बाद हमने वोल्केनो को देखा. फिर उसके अंदर हमने वोल्केनो के 2 टाइप देखी, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म. तो हमने क्या किया था, एक्सट्रूसिव को तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये इंट्रूसिव रह गई थी हमारी. तो आज का जो हमारा काम होगा इंट्रूसिव से ही स्टार्ट होगा. ऑल्दो मैंने इसकी आपको मार्किंग डन करवा दी थी. तो यहाँ पे आज आपका थोड़ा सा मैं टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे पढ़ते हैं जो मैं यहाँ पे मार्किंग करवा रहा हूँ. ठीक है, तो टेस्ट लिया जाएगा आपका इसमें. और यहाँ पे क्या और क्या करवाया गया था, ठीक है, ये हो गया. उसके बाद आपको जो लावा है, टाइप ऑफ लावा बताया गया था कि कितने टाइप का लावा होता है. एसिडिक होता है और बेसिक होता है. कुछ बच्चों के डाउट आए थे एसिडिक और बेसिक के लिए, वो भी मैंने टेस्ट के अंदर शामिल कर दिया है. आप एक बार ज़रूर उसको गो थ्रू कीजिएगा. अरे अभी मैं लेने वाला हूँ टेस्ट, अब साथ के साथ पढ़ाता भी जाऊँगा, टेस्ट भी होता जाएगा आपका एसिडिक और बेसिक. ठीक है, इसके अंदर कौन कितनी दूर तक फ्लो करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज दोबारा से बता देता हूँ. कुछ बच्चों के डाउट आए थे. तो चलिए आज का आपका टेस्ट स्टार्ट होता है. मुझे बताइए कि यहाँ पे जो खाली बॉक्स हैं, जो ये खाली बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, खाली बॉक्स के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा बताइए. ये क्या है, इसके अंदर आपको लिखना है ऊपर. भाई यहाँ पे देखिए रेड में कुछ लिखा हुआ है, येलो में कुछ लिखा हुआ है, तो येलो में से पिक करके इसके अंदर लिखना है. बताइए क्या क्या आएगा. सबसे ऊपर जो है बॉक्स, बताइए उसमें क्या आएगा. बिल्कुल सही जवाब, मेन वेंट. सबसे नीचे जो एरो है वो क्या दिखा रहा है, मैग्मा चेम्बर. बहुत बढ़िया. और ये बताइए जो एक छोटा सा यहाँ पे इस तरफ एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस पर क्या आएगा. अरे बहुत सही जवाब दिया आपने, पैरासाइटिक. बता देता हूँ यहाँ पे पैरासाइटिक क्या होता है. देखिए पैरासाइट जो होता है ना, एक बायोलॉजी से पिक किया हुआ वर्ड है ये. पैरासाइट का मतलब ये होता है उसका खुद का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, ये क्या हो गया, वोल्केनो. इसका खुद का क्या है, वेंट है. वेरी गुड. ये क्या है, दूसरा वोल्केनो, यानी पहले के ऊपर ही दूसरा वोल्केनो है. क्या इसकी खुद की कोई मेन वेंट है, नहीं है, ये यहीं से चोरी करेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक. सबसे बढ़िया और यूपीएससी का फेवरेट माउंट शास्ता. बताइए कौन सा है यूपीएससी का फेवरेट, माउंट शास्ता. इसके अंदर 7 हैं पैरासाइटिक. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, माउंटेन हो गया. इसके अंदर टोटल 7 हैं आपके, 4 इस तरफ है
ठीक है, और 3 इस तरफ है। ये अमेरिका के अंदर पाया जाता है आपका माउंट शास्ता। क्लियर, पैरासाइटिक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे डायग्राम में भी तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये देखिए कहाँ से पिक कर रहा है ये अपने लावा को अपने पास। ठीक है, अब इसके अंदर बताइए क्रेटर कहाँ आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यहाँ पे, अरे कहाँ गया मेरा हाथ, इस तरफ एक आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, वो आपका क्रेटर है। देखिए कहाँ पे जाके एरो कर रहा है, बिल्कुल जो वेंट है ना, वेंट जहाँ पे खत्म हो रहा है ऊपर, वहाँ पे एरो आ रहा है ना, वो क्रेटर है आपका। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपका बनता है वोल्केनिक बॉम्ब। क्या बनता है? वोल्केनिक बॉम्ब। ठीक है, कैसी लगी आपको एक्सरसाइज? क्या डेली एक्सरसाइज की जाए ताकि आपका जो बोलते हैं कि माइंड फ्रेश हो जाए, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, आप काफ़ी यहाँ पे उत्साही दिख रहे हैं, कमेंट में काफ़ी अच्छे। ओके ठीक है, देखते हैं इसको और बेहतर इलैबोरेट करके देखते हैं। चलिए करें अपने काम को और आगे। अब देखिए वोल्केनोसिटी होती क्या है, ये मैंने दोबारा से डाल दिया है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। हमारा मेन जो फोकस है किस पे? इंट्रूसिव टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर। तो बेसिकली कौन सी है? डाइक, सील, लैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ एंड फैकोलिथ। ये टोटल 6 होती हैं। यहाँ पे अभी 4 दिख रही है, कोई बात नहीं, आगे बता देते हैं आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, एक सबसे बड़ा आपको लाल सबसे बॉटम में दिख रहा है, वो क्या है? बैथोलिथ, जिसको बेड रॉक भी बोला जाता है, यानी कि सबसे नीचे बॉटम में अगर ये ठंडा हो गया है, ठीक है, ये क्या होगा? बैथोलिथ। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है डाइक। ठीक है, डाइक बेसिकली होती क्या है? डाइक क्या होती है? जो इस तरीके से एक, ये हो गया मेन वेंट। ठीक है, मेन वेंट से एक लैटरल साइड में आपको थोड़ी सी झुकी हुई है, ऊपर बाहर निकलती हुई दिख रही है ना, और ये यहाँ पे क्या हो रही है? इस तरीके से डिपॉजिट हो रही है। ये वाला तो मान के चलिए इरोड हो चुका है, लेकिन ये डाइक है, ठंडा हो चुका है ये नीचे का चेम्बर। ये तो नीचे वाला क्या कहलाएगा? बैथोलिथ कहलाएगा। नीचे वाला क्या कहलाएगा? बैथोलिथ कहलाएगा। अब ये डाइक है, जब ये ऊपर इमर्ज होती है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर इमर्ज होती हुई जो डाइक दिख रही है, यही जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यही है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, डाइक। इसके बाद देखिए, यहां तक समझ में आ गया? 1 मिनट रुकिए, यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद ये कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ से एक माउंटेन शेप आपको अगर ऐसी बनती हुई दिखती है, यहाँ पे ऐसी अगर कोई आपको माउंटेन शेप बनती हुई दिखती है, तो बताइए वो क्या है? वो आपकी है, बताइए, लैकोलिथ। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी लैकोलिथ। डाइक देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आती है शील। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी? सील। सील बेसिकली क्या होती है? ये जो मैंने बनाई है ना, ये आगे फर्दर एक दूसरी शेप में बन चुकी है, लेकिन अगर ये बिल्कुल इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली क्या होगी? इस डायरेक्शन में जाके ठंडी हो गई है, लेकिन ये और कोई जो स्ट्रक्चर आगे नहीं बना रही है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी ये? ठीक है, सील कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी? डाइक। और ये क्या कहलाएगा? लोकोलिथ। ठीक है, और कुछ इस तरीके की अगर शेप बनती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की अगर शेप बनती है, यानी कि ये भी आपका पूरा सॉलिडिफाई हो चुका है, ये भी सॉलिडिफाई, ये कहलाएगा आपका फैकोलिथ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इधर गया, कुछ इस शेप का आपको बनता हुआ दिखता है, ये आपका क्या कहलाएगा? लोपोलिथ। क्या कहलाएगा? लोपोलिथ। याद करने का तरीका बताऊं? इसको क्या बनाओ? सी जैसा बनाओ। अब ये बताइए किसके स्ट्रक्चर में आपको एक ही सी दिख रहा है? लोकोलिथ। बस एक नाम याद कर लीजिए, दोनों आपको वैसे ही जुड़ते हुए याद हो जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये हो गई सील, पढ़ लीजिए इसके बारे में। लैकोलिथ,
दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर। चलिए नेक्स्ट, बेथोलिथ बता दिया आपको, बेड रॉक, ये अलग अलग इनके डायग्राम्स हैं, देख लीजिए। आउटलाइन क्या क्या इनके डिफरेंस हैं, या आप यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बारी आती है टाइप ऑफ लावा की, ठीक है। किसकी बारी आएगी? टाइप ऑफ लावा की। भाई कितने टाइप के लावा होते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई आपका जो वॉल्केनो है, ये जो डायग्राम आगे बन रहा है, ये कोन वाला बनेगा, शील्ड बनेगा, ठीक है। बताया था मैंने आपको इनडायरेक्टली वहाँ पे, लेकिन अब मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट में दे रहा हूँ। लास्ट में फिर मैं अभी आपका टेस्ट भी ले लूँगा, क्या पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बताइए भी चीज़ें। चलिए, तो ये है टाइप ऑफ जो लावा। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है एसिडिक। यानी कि जो एसिडिक है एंडेसाइटिक, बेसिक है बेसाल्टिक, ठीक है। दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेजर एक्सट्रूसिव फीचर, ठीक है। जो एक्सट्रूसिव फीचर है यानी कि बाहर वो किस तरीके से आपको दिख रहे हैं, वो लावा की जो टाइप है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर बन रही हैं, देख लीजिए। उसके बाद ये टाइप ऑफ लावा है अलग। सबसे पहला है बेसिक यानी बेसाल्टिक। इसके अंदर क्या है? आयरन मैग्नीशियम। क्या आपको देखने को मिल रहा है? आयरन मैग्नीशियम। और सिलिका की क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है? देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? कम है इसके अंदर, ठीक है। और अगर इसमें सिलिका कम है तो क्या होगा? ये लिक्विड फॉर्मेट में मिलेगा और फ्लो करता जाएगा बहुत दूर तक, ठीक है। और ये किस तरीके का है? फ्लो करेगा तो क्या बनाएगा? अरे क्रिएट करेगा, यानी कि काफ़ी बड़े एरिया तक ये फैलता हुआ जाएगा, ठीक है। जो हवाई है उसके अंदर आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। मोना की आपने देखा था ना कल के लेक्चर में। दूसरा आता है एंडेसाइटिक। इसका टेम्परेचर होता है मीडियम, ठीक है, यानी कि 750 से 900 डिग्री के बीच में होता है। और ये जो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होती है वहाँ पे मिलेगा। बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ये प्लेट हैं, ठीक है, ये दो प्लेट हैं। अगर ये दोनों एक ही तरफ डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो यानी कि कैसी है ये जो प्लेट है, यहाँ पे क्या होगी? खत्म होगी। क्या होगी? खत्म होगी। तो क्या कहलाएगी? डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहलाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट ऑफ मार्जिन। और जो बेसाल्टिक था यानी कि बेसिक था यानी माफिक था, उसके लिए क्या था? कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? ये हो गई आपकी प्लेट, ये हो गई आपकी प्लेट, ये इस डायरेक्शन में और ये अपने इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? इधर ये क्या है? ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। क्या हो रही है? यहाँ बन रही है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया आपको? लास्ट वाले में क्या था? लास्ट में था कंस्ट्रक्टिव मार्जिन और इसके अंदर क्या है? डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक होता है रिच इन सिलिका, ठीक है, रिच इन सिलिका। किसकी बात कर रहे हैं? जो एंडेसाइटिक है ना, उसी के अंदर ही हम बात कर रहे हैं एसिडिक वाले की। रिच इन सिलिका मिलेगी आपको ये, ठीक है। सेम वही डिस्ट्रक्टिव मार्जिन के पास। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं। एक मैंने आपके लिए टेबल बनाया है, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? पैरामीटर। सबसे हमने पहले लिया है सिलिका कंटेंट कितना है, फिर उसके बाद हमने देखा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पता क्या होती है? कोई चीज़ कितनी जल्दी फ्लो कर रही है, वो क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है। और दूसरा ये ग्रीन वाला ना, पहले मैं वही रीड आउट कर रहा हूँ। उसके बाद देखा हमने टेम्परेचर कितना है। अभी हमने देखा ना एसिडिक के अंदर क्या होता है? मीडियम टेम्परेचर होता है। तो अब धीरे धीरे हम देखने वाले हैं जो ब्लू बार के अंदर लिखा हुआ है, देखिए क्या है? बेसिक यानी कि बेसाल्टिक, एंडेसाइटिक और एसिडिक, ठीक है। देखिए एंडेसाइटिक और जो एसिडिक है ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, एक जैसे ही होते हैं ये, ठीक है। आप इतनी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे 3 टाइप है, कैसे बता दी मैंने? 2 ही बताई थी, बस 2 के ऊपर फोकस रखिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? बेसिक के अंदर क्या है? विस्कोसिटी लो है, ठीक है, बेसाल्टिक लावा में। उसके बाद सिलिका कंटेंट मीडियम है, टेम्परेचर बता दिया है, ठीक है, दोनों के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सिलिका कंटेंट और अपडेट कर दिया, टेम्परेचर को अपडेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
समझ में आ गया? ठीक है, विस्कोसिटी के बारे में। चलिए, और अभी आपको ये बताना है ए और बी में से बेसिक कौन सा है, और बताइए बताइए इनमें से कौन सा लावा कौन सी टाइप का है। टाइम देता हूं मैं आपको 1 मिनट का, बताइए कौन सा लावा कौन से टाइप का है, ए और बी, बताइए। तो चलिए आंसर करते हैं आपको। जो ए है कैसा है, बेसिक है, लो सिलिका, लो विस्कोसिटी और हाई टेम्परेचर। उसी तरीके से बी कैसा है, एसिडिक, हाई सिलिका और हाई विस्कोसिटी। ठीक है, गाढ़ापन। अच्छा, मैंने विस्कोसिटी अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। देखिए, जो विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो विस्कोसिटी होगी किसकी, एसिडिक की ज़्यादा होगी, यानी कि ये ज़्यादा गाढ़ा होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर भी कम है इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्सट्रूसिव फीचर इन एक्शन, यानी कि यहाँ पे अब क्या बन रहा है, जो लावा बाहर आया है ना वो अब बना, जो पूरी एक अलग लैंडफॉर्म बनाएगा उसकी प्रक्रिया में लगा हुआ है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा यहाँ पे आप। और दूसरा होता है फिशर टाइप। फिशर टाइप पता है, इसके अंदर आपको कोई भी ज़्यादा वायलेंट हरकतें नहीं देखने को मिलेंगी। वायलेंट हरकतें क्या होती हैं, मान लीजिए मैंने इसको तोड़ दिया, ये क्या हुआ, वायलेंट। ये मैंने यहाँ से ओपन कर दिया, क्या कहलाया, फिशर टाइप ऑफ, ठीक है। ये वायलेंट नहीं हुई, यानी जो मिड ओशनिक रिज है ना उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर से जैसी जगह मिलेगी पानी कह रहा हूँ, ये मैग्मा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिशर इरप्शन, वेंट इरप्शन, देख लीजिए दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आगे यहाँ से हमने क्या किया था, अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था, ठीक है। बताइए ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको हो गई? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में खड़ा दिख रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, खड़ा दिख रहा था मैं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका जो इंट्रूसिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर थी वो ख़त्म हो गई है। आप बस इसकी क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो ताकि आपको ये जो पॉइंट्स हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो आज का हमारा दूसरा एजेंडा क्या है, एजेंडा ऑफ द डे, एक्सोजेनेटिक, ठीक है। एक्सोजेनेटिक को हम समझना चाह रहे हैं। अब देखिए, जो एक्सोजेनेटिक में मैंने क्यों बोला था कि रिवर रिजुविनेशन मैं आपको साथ के साथ करवा दूंगा, क्योंकि भाई सबसे मेन जो फोर्स है ना एक्सोजेनेटिक में, सबसे ज़्यादा इरोड जो जल्दी करती है वो कौन सी है, रिवर है, ठीक है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ जल्दी से साफ। आज इस शोल्डर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं इस हाथ को यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, ब्रेक ले लीजिए भाई, कहने वाली बात है। ओके, करिए अपने काम को स्टार्ट। चलिए, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होती हैं, देखिए ये बेसिकली क्या करेंगे, जो रिलीफ है उसकी हाइट को क्या करेंगी, छोटा करेंगी। यहाँ पे आप देखिए कंपैरेटिव, ठीक है, किसके बारे में आप देख रहे हैं, जो फोर्सेस अलग अलग एक्ट करती है ना उनके बारे में आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। अभी जो एंडो है, ठीक है, जो एंडो है वो क्या करती है, हाइट को अरे बढ़ाती है, और एक्सो क्या करेगी, उस हाइट को कम करेगी, ठीक है। यह हाइट को कैसे बढ़ाएगी, वॉल्केनिक इरप्शन करके, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन करके जो मटेरियल अंदर है वो बाहर लाके डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यह हाइट कैसे रिड्यूस करेगी, इसके पास तो बहुत सारे हथियार हैं, जैसे कि एयर, ठीक है, यहाँ पे विंड लिखूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद रिवर, उसके बाद क्या नाम है, वेदरिंग, ये सारे वैसे आते तो वेदरिंग में है, जैसे आपका ग्लेशियर हो गया, विंड हो गई, ठीक है। और कभी कभी ग्रेविटी भी हेल्प कर देती है इसके अंदर। और जैसे वेदरिंग की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग आती है और केमिकल वेदरिंग आती है, ठीक है। और केमिकल वेदरिंग के साथ ना एक और चीज़ है, क्या नाम है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी भी एरिया में
मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पे अगर पेड़ उग रहे हैं ना, उनकी जड़ें जाएंगी नीचे तक, वो क्या करेंगी, पत्थर को तोड़ते हुए जाएंगी और किस में कन्वर्ट कर देंगी उसको, स्टोन से सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसेस हैं, यानी ये हाइट बढ़ाएंगी, ये हाइट क्या करेंगी, कम करेंगी। और बताइए क्या फ़र्क है इनके अंदर, और बताइए एंडोजेनेटिक में ये किस तरीके की फोर्सेस हैं, ये कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, ये कैसी हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें, ये कहाँ अप्लाई होती हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है कहाँ अप्लाई होती हैं, इनसाइड। ठीक है, और ये आउटसाइड। और ये फोर्सेस साइमल्टेनियसली लगती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, साइमल्टेनियसली लगती हैं। अगर ये ज़्यादा है तो रिलीफ जो होगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर होगी उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे ये लगेगा, ये जब बंद हो जाएगा फिर ये लगना स्टार्ट होगा, दोनों एक साथ लगते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, डेविस के में ये नेगेटिव पॉइंट है उसका। ठीक है, बताता हूँ किस तरीके से, कल के लेक्चर में बता देंगे वो। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, हाइट बढ़ेगी। अगर ये ज़्यादा हुआ तो हाइट कम होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अरावली। ठीक है, अरावली में क्या हुआ है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ज़्यादा लगी हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम साफ। ठीक है, वैसे इसकी तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है, इसको कर एक मिनट रुक जाइए। ये हमने देख लिया एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, यानी डेनुडेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे ही डेनुडेशन वर्ड आता है इसके अंदर दो चीज़ें आपकी जुड़ जाती हैं। कौन सी दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, इसके अंदर इरोजन जुड़ जाता है और वेदरिंग जुड़ जाती है। बताया ना, इरोजन और वेदरिंग में क्या डिफरेंस है, नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आपको पता नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए, अब सही से दिख रहा है ना। ठीक है, वो ये पता नहीं पीपीटी कैसे बन गई आज। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, इरोजन और वेदरिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर लिखने के बाद, मान लीजिए मैंने चौक से लिखा है और लिखने के बाद मैं डस्टर को इस तरीके से क्या करता हूँ, टैप करता हूँ, तो इसमें से जो डस्ट निकलेगी वो क्या होगी, यहीं पे ही इकट्ठी हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, वेदरिंग कहलाएगी। अगर उसके अंदर कोई एजेंट ऐड हो जाएगा, यानी कि रिवर जो उसको वहाँ से उठा के कहीं और ले जाएगी, वो क्या कहलाएगी, इरोजन कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, इरोजन कहलाएगी। तो समझ में आ गया वेदरिंग और इरोजन में फ़र्क क्या है, वेदरिंग वर्सेस इरोजन में क्या फ़र्क है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है वेदरिंग क्या होती है, देख लीजिए क्या होती है। ठीक है, केमिकल और मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल को आप फिजिकल वेदरिंग भी बोल सकते हैं, ये दो टाइप की होती है। आगे देखिए, इसके अंदर बेसिकली जब आप बात करते हैं वेदरिंग की, मैकेनिकल की, इसके अंदर हवा, पानी, ग्रेविटी, ये सारी आती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर यहाँ पे रॉक क्या हुई है, छोटे छोटे हिस्सों में टूटी है, क्या इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, नहीं होगी। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है। और इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हवा, पानी। अब आप बोलेंगे सर आपने बोला पानी यानी कि रिवर, अरे नहीं भाई, ओस भी तो पड़ती है। क्या होती है, ओस भी पड़ती है। मान लीजिए ये क्या है, रॉक स्ट्रक्चर है, क्या है ये, रॉक का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे क्रैक्स बने हुए हैं। क्रैक्स बने हुए हैं तो होगा क्या यहाँ पे, अरे रात को ओस पड़ती है पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, ये क्या होगा, क्रैक है, इसके अंदर पानी गया, जैसे ही पानी जमता है वो फैलता है। ठीक है, तो क्या होगा, थॉ मूवमेंट। ठीक है, थॉ एक्शन बोला जाता है वैसे तो इसको। ठीक है, थॉ एक्शन की वजह से क्या होगा, ये पानी ना जम जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, क्रैक थोड़ा सा और डेवलप होगा, और जैसे ही सुबह होगी ये पानी उस जो क्रैक हुआ है ना, और थोड़ा सा क्रैक डेवलप हुआ है,
उसके अंदर और नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे सर्दी गर्मी आती गई है, ये जो क्रैक है बढ़ता गया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये जो पूरा हिस्सा है नीचे आके गिर गया, ये यहाँ पे आके टूट के गिर गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, क्या हो गया, रॉक टूट के आपकी डिसइंटीग्रेट हो गई है, ठीक है। चलिए एक बार आप थ्योरी देख लीजिए, डायग्राम भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है केमिकल वेदरिंग क्या होती है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग में हाइड्रेशन, कार्बोनेशन और ऑक्सीजन बताता हूँ क्या होता है। जो आपकी रॉक है उसके अंदर अगर आयरन कंटेंट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसके अंदर आपको रेडिश टाइप में कुछ दिखेगा, ठीक है। लाल कलर की आपको कुछ उसके अंदर मटेरियल बनता हुआ दिखेगा, आयरन ऑक्साइड बोला जाता है बेसिकली उसको। और जो रॉक है टूटना स्टार्ट हो जाती है। ये जो लाल कलर की मिट्टी है ना, यानी लेटराइटिक मिट्टी, आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उड़ीसा के अंदर देखने को मिलती है। और जो आपका तमिलनाडु, हाँ ठीक है, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है उसके अंदर लोहा ज़्यादा है। और ये वहाँ पे जो पानी होता है किसके अंदर, हवा में, उससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हाइड्रेशन, a reaction that occur when mineral in a rock dissolve, ठीक है। यानी आपने वो देखा है, अरे जो काला नमक होता है, काला नमक क्या होता है बेसिकली, जो क्या बोलते हैं, एक मिनट, एक पत्थर होता है उसको पीस के ही बनाया जाता है। और जब आप उस काले नमक को डाल देते हो किसके अंदर, पानी के अंदर, कुछ इस तरीके से मिला देते हो, क्या आप उसके अंदर अलग करके निकाल सकते हो, नहीं कर सकते ना। बिल्कुल इसी तरीके से जब कंटिन्यू बारिश का पानी गिरता है तो उसके साथ डिसॉल्व हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन। दूसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, जो लाइमस्टोन होता है ना, वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, पानी के साथ, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। लिखा भी हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन रॉक एंड अ कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड डिसॉल्व्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, ठीक है। आगे चलें फिर। उसके बाद आता है इरोजन। इरोजन बता दिया सिंपल लैंग्वेज में। आगे चलते हैं फिर। ये आपको कुछ अलग अलग एग्जांपल्स शो किए गए हैं कि इरोजनल एक्टिविटी कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अरे भाई पानी बार बार टकराएगा, जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे जितने भी पत्थर रखे हैं वो टूट के अलग अलग होंगे भाई, ठीक है। ओके, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। बस थोड़ी देर का टाइम दे दीजिए। अरे भाई हो जाओ सेट, हो गया। अब बात ये आती है, जो आपको पत्थर मिलते हैं ना, जो ये रॉक मिलती है, ये मिलती कहाँ से, ये आती कहाँ से है ये, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो मैग्मा होता है, सारा प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, मैग्मा से स्टार्ट होता है। मैग्मा पहले गर्म होगा, फिर चलेगा, चलो धरती के ऊपर टहलने, वो बाहर आएगा। फिर जैसे पता चलता है अरे यहाँ पे तो भाई बहुत ठंड है, ठंड मतलब यहाँ पे है नीचे 700 है, तो ऊपर क्या होगा 30-32 भी होगा, तो उसके लिए क्या होगा, एकदम ठंडा माहौल होगा। वो जमना स्टार्ट होता है, उसके बाद वो सॉलिडिफाई होगा और वो धीरे धीरे किस में शेप ले लेगा, रॉक में। फिर उसके बाद क्या होगा, वेदरिंग होगी, ठीक है। इसके अंदर डैब्रिज का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। डैब्रिज बनेंगे, फिर उसके बाद कहीं पे इसका लोड बनेगा, ठीक है। लोड क्या होता है बताता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, माउंटेन है, ठीक है, ये रॉक बन गया है। यहाँ से ना कंसिस्टेंटली आपकी रिवर बह रही है, ठीक है। रिवर अपने साथ इसको काटती भी लेके जा रही है, इरोड करती भी लेके जा रही है, तो ये डिपॉजिट होगा ना कहीं पे, और यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, लोड क्रिएट होगा। और फिर जियोसिंक्लाइन का कंसेप्ट आप ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लगेगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। होती क्या है,
देख लीजिए एक बार, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। पढ़ लिया? थोड़ा वक्त चाहिए, चलिए दिया आपको, देख लीजिए इसको एक बार। हाँ, जो ये प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, इसमें वेदरिंग होगी, मास मूवमेंट होगी, इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और अगर आप डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्केप को सिंपल लैंग्वेज में बोल दें तो उसको डेनुडेशन भी बोला जाता है। ठीक है, डेनुडेशन एक दो दिन का नहीं है, ये लंबे टाइम का पीरियड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेनुडेशन इज द लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म सम ऑफ द प्रोसेस, यानी कि कोई एक प्रोसेस नहीं आता डेनुडेशन में, बहुत सारी प्रोसेस हैं, कंटिन्यू होती जा रही हैं, और वो क्या होंगे, एक बार जब कंबाइन होंगे, एक्युमुलेट होंगी, इससे क्या होगा, एक बड़ा रिजल्ट आपको निकलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद वेदरिंग क्या होती है, देख लीजिए यहाँ पे BW स्पार्क के थ्रू क्या बोला गया, वेदरिंग। अरे भाई ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है, इसमें कुछ और इतना टेक्निकल नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस पढ़ लीजिए, ये लिखा गया है आपके लिए। रॉक में फिजिकल लेवल पे चेंज आएगा, और फिर उसके बाद जो दूसरा चेंजेस होगा, जैसे ही इसके अंदर चेंजेस आने लगे, ये टूट के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में वहीं पे ही इकट्ठा हो जाएगा। अगर स्टीपनेस है, अगर ये इस तरीके से स्लोप पे है, यहाँ पे टूटा है, तो ये लुढ़कता हुआ इधर आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यही आपको सेकंड लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, इन सीटू होता है, जो रॉक जहाँ की है वो वहीं पे टूट के गिरेगी। जैसे ये यहाँ पे रॉक है, तो ये टूट के यहीं पे गिरेगी। ठीक है, तो आपको क्या ये इस तरीके की अगर रॉक मिलती हैं तो क्या कहलाएगी, इन सीटू। लेकिन ये यहाँ पे ना मिलके इससे हज़ारों किलोमीटर दूर मिलती है, तो क्या बोला, इसको क्या बोला जाएगा, एक्स सीटू। ये पहुँची कैसे, अरे भाई रिवर लेके गई है ना अपने साथ। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अभी पता क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी करने के बाद ना डेविस बैंक इतना सिंपल लगेगा ना, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में बताता ना कि डेविस ने ये बोला कि ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं समझ में आता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या इन्फ्लुएंस करता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे करता है, इस पेज को ऐसे फाड़ना ज़्यादा आसान है, या फिर इसको तोड़ना ज़्यादा आसान है, या फिर ये करना ज़्यादा आसान है। ये है स्क्रीन को आगे पीछे करने का। बेसिकली क्या है कि ज़्यादा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगी ना, उसको जल्दी इरोड किया जा सकता है रिवर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड इसके अंदर जो इन्फ्लुएंस करता है, स्लोप कितना तगड़ा है। अरे मतलब कि एक तो ये स्लोप है 70 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, ये 20 डिग्री का, ये 10 डिग्री का, ये 0 डिग्री का, मतलब ये रिवर्स में चला गया स्लोप। तो ये क्या मैंने ये क्या डिपेक्ट करने की कोशिश की है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल क्या हुआ है, इरोड हुआ है, वो बहुत ही जल्दी लुढ़कता इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्लोप, कि स्लोप जितना ज़्यादा स्टीप होगा उतनी ही जल्दी जो पार्टिकल इरोड हुआ है नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं एक बार देख लीजिए, स्लोप की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखा, जितना स्टीप स्लोप होगा किस तरीके से वो चेंजेस क्रिएट कर रहा है। आप ये थोड़ी देर के लिए ना इसको छोड़ दीजिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको सेमी एरिड रीजन के अंदर क्लिफ डैब्रिज स्लोप, ये अभी से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है कि वो जो यहाँ पे मैंने स्टीपनेस की बात की है ना, उसको डिफरेंट एंगल से यहाँ पे समझाया गया आपको। तीसरा आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए लाइमस्टोन की यहाँ पे रॉक है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइमस्टोन वाली स्ट्रक्चर है। अगर ये लाइमस्टोन की स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगी, एरिड एरिया के अंदर, सबसे टफेस्ट रॉक होती है लाइमस्टोन। लेकिन अगर वही रॉक कहाँ मिलेगी आपको, समुंदर के किनारे या फिर जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, अरे बहुत जल्दी इरोड हो जाएगी। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक लाइमस्टोन किस कंडीशन में है, एरिड में। लेकिन सबसे वीकेस्ट कहाँ पे है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर।
चलिए फिर आगे, ये क्लाइमेट के बारे में लिखा गया है, एक बार देख लीजिएगा, डायग्राम को एक बार समझ लीजिएगा, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर, अब ये क्या बला है? वेजिटेशन कवर का मतलब ये है अगर पेड़ ज़्यादा घने हैं तो वो क्या करेंगे, बताता हूँ। ये मान के चलिए रॉक है, ठीक है, और ये क्या है? पेड़ है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा ये अपनी जो रूट्स है ना उनको और डेप्थ तक लेके जाता जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, और ज़्यादा क्रैक डेवलप होंगे। जितने ज़्यादा क्रैक डेवलप होंगे ये जो रॉक वाला जो पीस है ये जल्दी टूटता जाएगा। आप एक कीवर्ड टाइप कीजिएगा यूट्यूब में, पार्माकल्चर, ठीक है, क्या टाइप कीजिएगा? पार्माकल्चर। उन्होंने 6 साल के अंदर जो पथरीली जगह होती है ना उसके ऊपर इतना बढ़िया इन्होंने अपना फॉरेस्ट ही बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, फॉरेस्ट खड़ा कर दिया है, ठीक है, सेल्फ सस्टेन फॉरेस्ट। उसके अंदर कुछ अभी मैन्योर देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि मल्चिंग वगैरह करनी होती है साथ के साथ। क्या होती है वक्त आने पे बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है समय। अरे ये कैसे छोड़ सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है समय, ठीक है। अरे भाई इसको बड़े होने में क्या लगा? समय लगा, ठीक है, और जो क्लाइमेट है उसको चेंज होने में क्या लगा? टाइम लगा। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। समझ में आ गया? सबसे पहले बताइए कौन सी चीज़ पढ़ी हमने? सबसे पहले दूसरे नंबर पे थी स्लोप। सबसे पहले चलो मैं याद कर लेता हूँ, मेरे को रिकॉल हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इसमें स्लोप, फिर उसके सबसे पहले थी स्ट्रक्चर, फिर स्लोप, फिर उसके बाद क्लाइमेट, फिर उसके बाद वेजिटेशन, फिर उसके बाद टाइम, फिर उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। टोटल 6 हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। अब देखिए 3 इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? टाइप ऑफ वेदरिंग एजेंट। सबसे पहला फिजिकल, फिर है आपका इसके अंदर केमिकल। फिजिकल को देख लेते हैं एक बार। फिजिकल में कौन कौन है? फिजिकल में मॉइस्चर और पानी। अच्छा, फ्रॉस्ट पता है क्या होता है? पाला। फ्रॉस्ट होता है पाला, ठीक है। मॉइस्चर, फ्रॉस्ट, इंसोलेशन। इंसोलेशन जो ऊपर से धूप आती है ना सूरज की, वो क्या कहलाती है? इंसोलेशन। और हवा। दूसरा आता है आपका केमिकल वेदरिंग, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ये देखिए किस तरीके से आप देख रहे हैं, रॉक को बीच में से काट दिया गया है, यानी कि ये वेदरिंग की वजह से हुआ है, ठीक है। किसकी वजह से? वेदरिंग की वजह से। नेक्स्ट हाइड्रेशन। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी कितने टाइप की वेदरिंग होती है। हाइड्रेशन, ठीक है, फिजिकल, मैकेनिकल, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? अब मान लीजिए ये मैंने ब्लॉक बनाया है, ठीक है, ये मैंने ब्लॉक बनाया है कि जैसे तैसे करके ये क्या हुआ, यहाँ से लेकर के ये इतना हो चुका है, इरोड हो गया, ठीक है। तो अब ये जो कंप्लीट ब्लॉक है ये ही पूरा टूट के अलग हो जाएगा। क्या होगा? ये ही पूरा टूट के अलग हो जाएगा। यहाँ से तो ये अलग से टूट ही रहा है, ये इधर से और क्या होगा? क्रैक्स डेवलप करता हुआ आगे जाएगा। नेक्स्ट चलें, ठीक है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन समझ में आ गया किस तरीके से ये अलग अलग टूट जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन रॉक क्या होती है? देखिए क्रिस्टलाइन रॉक होती है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। सेडिमेंट्री क्या होती है? वो लेयर पे लेयर बनाती हुई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, एक बार पढ़ लीजिए आप इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है? दिख रहा है ना ये वाला एरिया? बहुत बढ़िया। ये क्या है आपका? एक गोल पत्थर मैं लेके चल रहा हूँ। अब इस गोल पत्थर के ऊपर क्या होगा? बहुत सारे अलग अलग मिनरल मिलेंगे आपको। ये क्या होंगे? लाल कलर आपका डिपिक्ट कर रहा है अलग मिनरल को, ठीक है, और जो ये ब्लैक कलर है ये डिपिक्ट कर रहा है बिल्कुल अलग मिनरल को। अब जो ब्लैक वाला है ना उसको अगर 10 डिग्री, यानी कि मैं यहाँ पे करप्शन से लेके चलता हूँ, ब्लैक वाला तो इतना ज़्यादा करप्ट है, 10 रुपये मिलते हैं ना, ये तभी छोड़ के चलाया था अपनी जगह को। यानी कि जैसे ही इसको धूप मिलती है 10 डिग्री की, ये बेचारा टूट के अलग हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पे क्या हो गया? ब्लैक वाला टूट के अलग हो गया, लेकिन लाल वाला थोड़ा सा ईमानदार है, ये बोलेगा नहीं मेरे को 100 चाहिए, ठीक है, लेकिन 100 का कभी मिलता नहीं है, तो ये बेचारा उसी के साथ जमा हुआ है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ? एक स्पेसिफिक टाइप की ग्रेन्स इसके अंदर निकल गई है, इसी को बोला जाता है ग्रैनुलर
डिसइंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है? ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं, ये क्या है आपका स्टोन है, ठीक है, एक पत्थर है, उसके अंदर अलग अलग क्या है टाइप ऑफ मिनरल है, और हर एक मिनरल को अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है एक रिएक्शन चेंज, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है ना वो चेंज होती है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये लूज जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इसके अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जो इस तरीके की प्रोसेस होती है कि एक ही टाइप का उसके अंदर से मटेरियल निकले, वो क्या कहलाएगा? ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। और एट द लास्ट ये देख रहे हैं पत्थर आपको कैसा दिख रहा है, लाल लाल सा दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है? बाकी के निकल गए लेकिन जो रेड पोर्शन है वो वाला नहीं निकला, और जब आप उसको टच करेंगे ना आपको बहुत खुरदरा दिखेगा, ऐसे कुछ ना छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये होता है ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, और ये टेम्परेचर की वजह से ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट। ड्यू टू फ्रॉस्ट का मतलब क्या है? अब ये जो ब्लॉक है ना ये क्यों टूट के अलग हुआ है, डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ है? जो पाला जमता है इसके ऊपर। ठीक है, यानी जो मैंने यहाँ पे पहले आपको थो एक्शन वाली जो प्रोसेस बताई है ना, एग्जैक्ट वो आप इसके अंदर समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये क्या है भाई? अच्छा, एग्जाम्पल है चॉक डिसइंटीग्रेशन का, समझ गए ना आप? ये बेसिकली क्या दिखाया जा रहा है कि जब पाला जमता है ना तो जो पानी है क्रैक्स के अंदर जाके जम जाता है, और जैसे ही पानी जाता है तो क्रैक ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती हैं, तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, देखा कितनी गहरी इसके अंदर क्रैक बनी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्सफोलिएशन, और इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें ना तो इसको क्या बोलते हैं? ऑनियन पीलिंग। क्या बोला जाता है? ऑनियन पीलिंग। ठीक है, ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, मतलब इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए ऑनियन पीलिंग क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। आप जब ऑनियन को छीलते हैं परत दर परत दर परत दर ऐसे ही निकलता है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये क्या है आपका एक रॉक है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ी तो क्या होगा, ये जो ऊपर की सिर्फ ये वाली जो लेयर है यही तो गर्म हुई है ना। कौन सी लेयर गर्म हुई है? सिर्फ ऊपर वाली, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ है? गर्म हो गया है। ठीक है, मान लीजिए ये हमने इसको कर दिया गर्म। अब होगा क्या भाई? बारिश आती है। ठीक है, ये जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरेगा ये टूट जाएगी। क्या होगी? ये टूट जाएगी। तो आपको किस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी? हाँ, यहीं पे बनाया था। आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये छोटा सा बचेगा और 1 2 3 बिल्कुल इस तरफ भी आपको इसी प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये क्या कहलाएगी? ऑनियन पीलिंग। ठीक है, जो फोर्थ स्ट्रक्चर मतलब है वो यहाँ से आपको और टूटती हुई दिखाई देगी। ये बेसिकली जितनी भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, जहाँ पे टेम्परेचर डोमिनेट होता है ना वहीं पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। दोबारा बताता हूँ, ये था आपका ओरिजिनल पत्थर। ठीक है, इस पर क्या हुआ, जो सूरज की रोशनी है ना वो कंसिस्टेंटली पड़ी है इसके ऊपर, तो ये जो बाहर की जो लेयर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के आसपास की मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, या 1 इंच ज़्यादा सही रहेगा, वो क्या हो चुकी है? ज़्यादा गर्म हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर जो इसके जो रॉक है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्या जो 4 बजे के आसपास क्या होती है? बारिश होती है। एवरीडे रेनफॉल फिनोमिना आपने सुना है? ठीक है, इक्वेटर पे हर रोज़ 4 बजे क्या होती है? बारिश होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल बोला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये टूट के अलग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये वहीं पे आपको टूट के अलग गिरे हुए दिखाई देंगे। ये होती है आपकी एक्सफोलिएशन। जो मैंने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताया वो यहाँ पे आपको मैंने राइट अप की फॉर्मेट में दे दिया है। पढ़ लीजिए इसको एक बार। चले आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, ये आप पढ़ लीजिए एक्सफोलिएशन। ठीक है, जैसा मैंने बोला ना कि यहाँ पे इस तरीके से ये टूट के अलग दिखाई देंगी। ठीक है, ये मैंने बताया राउंड के केस के अंदर। अगर राउंड नहीं है तो आपको जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, राउंड नहीं होते, कभी सेमी होते हैं, कभी फ्लैट होते हैं, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं, ये अलग से एक लेयर पड़ी है। ठीक है,
प्रेशर रिलीज ऑफ ग्रेनाइट। आगे देखिए, ये है राउंड, जो मैंने यहाँ पे रॉक ली है ना, ये जो राउंड रॉक ली है उसमें बताया कि जो उसकी सबसे ऊपर वाली जो ये वाली लेयर है क्या हुई है, गर्म हुई है। देखिए यहाँ पे सबसे टॉप में जो दिख रही है आपको, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था कि माइट भी ऐसा हो सकता है सेमी राउंड है। सेमी राउंड में आपको जो यहाँ पे दूसरी फोटो लगा रखे हैं ना नीचे की साइड में, देखिए वहाँ पे एक तो क्या है बिल्कुल फ्लैट है और उसके थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे ना क्रैक 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 दिख रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से, दिखाई दिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे फिर, यह है आपका सॉल्ट वेडिंग। अच्छा सिंपल सा बताऊं, आपने कई बार देखा है जो घर बनते हैं उनके बाहर लूनी लगती है, ठीक है। क्या होता है, लूनी लग जाती है, बिल्कुल वही होता है कि इसमें सॉल्ट बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये वैसे पूछा भी नहीं जाता है, बस कंसेप्ट पूरा हो जाए इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद आता है आपका केमिकल वेदरिंग, कार्बोनेशन, हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन, पहले ही बता दिया है, आपके रिवीजन के लिए मैंने दोबारा लगा दिया है यहाँ पे। ऑक्सीडाइज देख लीजिए आप, ठीक है। चलें आगे, ये आपकी रीडिंग के लिए लगाए हैं मैंने, आप देख लीजिए। बायोलॉजिकल वेदरिंग बता दिया था मैंने आपको कि किस तरीके से जैसे जैसे आपकी जो वेजिटेशन आगे बढ़ती जाएगी, हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि पेड़ ही यहाँ पे हों, वहाँ पे मॉसिस भी हो सकती हैं, ठीक है, फर्न्स भी हो सकती हैं और शर्ब भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मैंने यहाँ पे क्या बताए थे, ट्री उगते हैं, ठीक है, वो पेड़ देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है आपका आज का लेक्चर समाप्त। तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और हिसाब से हमारे पास ना रिवर रिजुविनेशन को करने का समय बचा है, तो 1 मिनट रुकिए, लेक्चर समाप्त नहीं करते हैं, रिवर रिजुविनेशन कर ही लेते हैं हम, ताकि हमारा कल के जो लेक्चर है ना वो थोड़ा छोटा रहे। अदरवाइज़ भाई बहुत लंबा जाएगा वो लेक्चर, जब डेविस का और पैंक का हम लेक्चर करेंगे ना तो वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा। 1 मिनट दीजिए, मैं इसके अंदर बस ऐड कर रहा हूँ जो यहाँ पे हमें रिवर रिजुविनेशन करना है। मात्र 10 मिनट का समय लगेगा, मात्र 10 मिनट का। अरे भाई आप कहाँ से आ गए, दोबारा यही आ गया। 1 मिनट रुकिए, मैं ना वीडियो पॉज करके फिर दोबारा इसमें डालता हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो यहाँ पे अच्छा मैंने अभी तक वो लगाया नहीं है क्या, चलिए एक बार देखते हैं कि इसके अंदर चलिए। तो यहाँ पे सिस्टम एरर शो कर रहा है, दोबारा से इसके अंदर डायरेक्टरी देखते हैं। ओके, एट द लास्ट आ गया हमारा रिवर रिजुविनेशन का कंसेप्ट और इसको कर लेते हैं रीएडजस्ट, ताकि हम आज का जो आखिरी कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाएँ। चलिए ये नीचे से और मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रेच। ओके, तो चलिए आपका इतना कीमती समय लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें ना टेक्निकल आ जाती हैं। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे एंडोजेनेटिक प्रोसेस देखा, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस देखा, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि कौन से यहाँ पे फोर्सेस एक्ट करती हैं। जैसे कि अभी हमने क्या देखा है, इसको एक बार थोड़ा सा समअप कर ले। हमने जो चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे हम समअप करने वाले हैं कि जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस हैं, एक्सोजेनेटिक में क्या क्या लगती हैं, बताइए बताइए। एक्सोजेनेटिक में मैंने बताया ना कि किस तरीके से आपके वेदरिंग वर्क करती है, किस तरीके से एक्सफोलिएशन बनता है, हाइड्रेशन कैसे काम करता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है ना वो ये बताने के लिए है कि जो आपको ये फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये पहाड़ बने हैं ना, ये जो लैंडफॉर्म बने हैं, मुनैनॉक, इंसिलबर्ग, ठीक है, पेनेप्लेन, पैडी प्लेन, ये जितने भी लैंडफॉर्म है ये आए क्यों, कैसे आए, उसके लिए रिवर रिजुविनेशन आपको मैं अभी समझा देता हूँ। आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है,
ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझते हैं। जो ये शब्द है ना रिजुविनेशन, इसका मतलब क्या है? देखिए रिजुविनेशन इसका मतलब ये है कि जो मान लीजिए एज पर जो हमारी जो अब तक स्टडी है वो यही बोलती है ना, अगर 1 साल का जो बच्चा है वो क्या होगा, पहले यंग होगा, ठीक है, फिर वो मेच्योरिटी की तरफ जाएगा और फिर वो ओल्ड एज की तरफ जाने के बाद उसकी जो उम्र है वो पूरी हो जाएगी। यही तो हमने पढ़ा है। लेकिन अगर कंसेप्ट एकदम से चेंज हो जाए, कैसे? जहाँ ओल्ड एज आनी थी वहाँ पर वो एकदम से दोबारा क्या हो जाए, जवान हो जाए, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, रिजुविनेट हो गया, यानी कि वो दोबारा से ओल्ड एज से आ गया किसमें, यंग एज के अंदर। तो यहीं पे जो रिजुविनेशन कंसेप्ट हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिवर की बात कर रहे हैं। रिवर में रिजुविनेशन का मतलब ये है, सबसे पहले जो रिवर होती है यूथफुल स्टेज में होती है, यानी कि कैसी स्ट्रक्चर बनाएगी, वी शेप वैलीज बनाएगी। कैसी बनाएगी, वी शेप वैलीज। और जब ये जाएगी किसमें, मेच्योरिटी के अंदर जाएगी, ये बनाएगी यू शेप वैलीज, ठीक है। और इसके बाद ओल्ड एज के अंदर क्या बनाएगी, डेल्टास क्रिएट करेगी, यानी कि मियांडरिंग के भी फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा मियांडरिंग पहले होगा, डेल्टा बाद में आएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, पहले मियांडरिंग होगी, ठीक है, डेल्टा बाद में आएगा, यानी कि मियांडरिंग पहले आएगा और फिर डेल्टा आएगा। और जैसे ही ये डेल्टा बनता है यहाँ पे रिवर क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये होता है एक बेसिक रिवर का कोर्स। लेकिन रिजुविनेशन क्या बोलता है कि अरे नहीं भाई, डेल्टा में जाने के बाद ये दोबारा से किस में हो जाएगी, यूथफुल के अंदर हो जाएगी। किस में हो जाएगी, यूथफुल के अंदर, यानी कि फिर दोबारा ये मैच्योरिटी और फिर ओल्ड एज के अंदर जाएगी, ठीक है। यही कंसेप्ट क्या कहलाता है आपका, रिवर रिजुविनेशन। बताइए सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया रिवर रिजुविनेशन? दोबारा से बताऊं, चलिए देखिए, एज पर जो हमारी अब तक की स्टडी है उसमें क्या बताया गया है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या आता है, सबसे लास्ट में बुढ़ापा आता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम रिवर की बात करते हैं वो यूथफुल स्टेज से कहाँ पे आएगी, मैच्योरिटी में, और किस में जाके ख़त्म हो जाएगी, ओल्ड एज में। लेकिन कई बार कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसकी वजह से वो यूथफुल में दोबारा एंटर कर जाती है। अब यूथफुल में दोबारा एंटर करती कैसे वो समझते हैं। अब देखिए, एक तो जो ये पेन है मैं इस साइड से गिर रहा हूँ, ठीक है, और वहीं पे ये पेन आ रहा है 1 किलोमीटर की हाइट से। जब ये टकराएगा इसका तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन कोई नीचे खड़ा होगा ना तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि भाई हड्डी टूटेगी, सिर में लगेगा या क्या होगा। तो यानी क्या हुआ, इसको ताकत कहाँ से मिली, बहुत बढ़िया हाइट, और हाइट के पास ये जो ग्रेविटी है ना उसकी वजह से इसमें क्या आ गई है, ज़्यादा पावर आ गई है। यानी कि जब यानी कि जो माउंटेन है उसके टॉप से जब रिवर बहती है उसके पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो क्या करती है, नीचे आती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। और क्या होगा, जैसे ही रिवर की स्पीड बढ़ती है एक प्रॉपर्टी वो गेन कर लेती है, एक ताकत वो गेन कर लेती है, इरोजनल कैपेसिटी उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। इरोजनल कैपेसिटी जैसे ही बढ़ी वी शेप वैलीज बनाएगी। कैसे बनाएगी, वी शेप वैलीज बनाएगी। और यहां पे ही एक कंसेप्ट आता है पॉट होल ड्रिलिंग। क्या आता है, पॉट होल ड्रिलिंग। क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, रिवर रिजुविनेशन के जो और डिटेल कंसेप्ट है ना उसमें बताया जाएगा। बस ये अभी से मैं समझा रहा हूँ रिवर रिजुविनेशन क्या होता है, विद डायग्राम आपको मैं लेटर ऑन बताता हूँ मैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, बताइए क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही रिवर ओरिजिनेट हुई कहाँ पे, टॉप ऑफ द माउंटेन, और धीरे धीरे क्या आ रही है, नीचे आ रही है। जैसे ही नीचे आई ग्रेविटी ने इसको ताकत दी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ी। स्पीड बढ़ते के साथ इसने क्या किया, इरोजन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही पहुंचती है कहाँ पे, प्लेन में, वहाँ पे क्या होता है, जो स्टीपनेस होती है, ये स्टीप और एक ये स्टीप, किस में ज़्यादा ताकत मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही कहाँ आएगी, प्लेन में, स्टीपनेस हो जाती है कम, वॉल्यूम हो जाता है ज़्यादा। तो अब ये क्या कर रही है, पहले ये स्पीड का इस्तेमाल कर रही है। किसका इस्तेमाल कर रही है, स्पीड का इस्तेमाल कर रही है इरोड करने के लिए।
अब ये स्पीड खत्म नहीं कर पाएगी, क्यों? जो यहाँ पे डेविएशन मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो कम है, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेगी, जितना बहुत स्लोप है उसका इस्तेमाल प्लस में यू शेप वैली को क्रिएट करती चलेगी वॉल्यूम की वजह से। जितना इसके पास वॉल्यूम है ना उसकी वजह से ये यू शेप वैली को बनाते हुए चलेगी। यहाँ तक क्लियर? अब और आगे आइए आप। जैसे ही यू शेप वैली बना दी, वी शेप वैली बना दी, क्या आ गया इसके पास? अरे भाई इसके पास यहाँ पे सेडिमेंट आ गए हैं। क्या आ गए हैं? सेडिमेंट। क्या ये पॉकेट में लेके चल पाएगी? अरे नहीं चल पाएगी। क्यों? क्या आ गया इसके पास? बुढ़ापा आ गया, मतलब एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है तो क्या करेगी? डिपोजिशन। ठीक है, क्या करेगी? मिएंडरिंग तो करेगी ही करेगी, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या करना स्टार्ट करेगी? डिपोजिशन स्टार्ट करेगी, और उससे क्या बनेगा? डेल्टा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा, और पूरा बांग्लादेश ही पूरा डेल्टा का बना हुआ है। बिल्कुल सही, हाँ सही। जो बांग्लादेश है आपका पूरा डेल्टा का बना हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आके मिलती हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिपॉजिट होता है क्या? सेडिमेंट। हर रोज लाखों टन हर रोज यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होता है। इसलिए बड़े बंदरगाह कहाँ नहीं है? कैलकाटा में नहीं है, ठीक है। अब बनाए जा रहे हैं, डीप सी पोर्ट बोला जाता है उनको, बनाए जा रहे हैं। अभी एक नया प्रोजेक्ट लाया गया है, पता नहीं कब तक वो पूरा होगा। जब पूरा होगा उसके बारे में अपडेट जरूर दी जाएगी, ठीक है। बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से स्पीड गेन की जाती है और किस तरीके से मैच्योरिटी आती है, किस तरीके से ओल्ड एज आती है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, डेविस क्लियर है आपका। बताइए, ये क्लियर यानी कि डेविस क्लियर। ये सारे डेविस के दिए हुए कंसेप्ट है। ये अभी तक जो मैंने आपको समझाया ना, ये डेविस के कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मैं डिटेल में गया नहीं हूँ कि डेविस के कुछ और यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ थी, वो कल के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार आप पिक्चर्स देख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो रिवर रिजुविनेशन है ये होती कैसे है, ठीक है। ये समझना भी तो बहुत ज़रूरी है ना भाई, ये जो रिवर रिजुविनेशन है हुई कैसे। अभी तक मैंने आपको क्या करवाया? जो रिवर है उसके कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये रिजुविनेशन कैसे होगी वो भी तो बताना बाकी है। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा है? जो हिमालय है उसकी कितनी रेंज है? 3 है, ठीक है। चौथी लाइन में लगी हुई है। तो इस वजह से होता क्या है, जैसे ही आपके प्लेट आगे मूव करती है, टकराती है, क्या होता है? जो क्या बोलते हैं, पानी है वो पीछे जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे कॉज देखेंगे ना, यहाँ पे कॉज देखिए, क्या क्या कॉज है यहाँ पे। सबसे पहला कॉज है डायनामिक, फिर उसके बाद है यू स्टैटिक, फिर उसके बाद है स्टैटिक, ठीक है। बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे ही प्लेट आगे गई, टकराई, ठीक है, प्लेट टकराई, तो इसकी वजह से क्या होगा? वेस्टर्न घाट का हमने देखा था ना, टूट के अलग मतलब टिल्ट हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पहले यहाँ पे मैच्योरिटी में थी वो एकदम से ओल्ड एज में आ गई, ठीक है। इसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, वो रिवर रिजुविनेशन वाले पार्ट के अंदर है, ठीक है। ये इसके कॉज देख लिए, 3 होते हैं। डायनामिक, ठीक है, डायनामिक मतलब जैसे ही ग्लेशिएशन पीरियड आता है, पानी पीछे की तरफ जाता है। जैसे ही पानी पीछे जाएगा, जो यहाँ पे डिपोजिशन कर रही थी ना, क्या आ गई है इसके पास? हाइट आ गई है। और बताया था जैसे ही हाइट आती है क्या आ जाती है? इरोजनल कैपेसिटी आ जाती है, यानी कि जहाँ डिपॉजिट करना था वहाँ से और लेके चली गई, ठीक है। तो ये होता है ग्लेशिएशन पीरियड, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप, ये यू स्टैटिक रिजुविनेशन का पार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये आपका है यूथफुल लैंडस्केप, ठीक है। जितने भी यूथफुल लैंडस्केप होंगे ना, अरे वी शेप वैली कहाँ गई हमारी? वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? वी शेप वैली। देखिए वी शेप वैली देख, यहाँ पे दिख रही है आपको वी शेप वैली, ओके। आगे देखिए, ये है आपके मैच्योरिटी के टाइम पीरियड में, ठीक है। कैलिफोर्निया का लिया है मैंने ये। फिर उसके बाद है दूसरा लैंडस्केप है अगेन मैच्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रही है, ज़्यादा गहरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गहराई में नहीं बन रही है ये, पेंसिल्वेनिया में। उसके बाद आता है मोनेनॉक। मोनेनॉक क्या होता है? एक नियर क्या होता है, एकदम गोल मटोल आप बोल सकते हो,
सिंपल भाषा में कैसे बताऊँ, एक होता है पहाड़, ठीक है, जब उसको और ज़्यादा इरोड नहीं किया जा सकता तो क्या बोलते हैं, राउंडेड हिल्स बनती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, मोनैनॉक। बेसिकली कुछ नहीं है, जब डेविस बाहर क्या नाम है उसका, पैंक स्टडी करते हुए आया था ना बाहर, एक मिनट रुकिए, इनके ना नाम में थोड़ी सी यही कन्फ्यूज़न होती है, चलिए मैं उनके टाइम में ही बताऊंगा कि वो किसने देखी थी। बेसिकली ये जगह है मोनैनॉक, ठीक है, वहाँ पे एक रॉक मिलती है, मतलब एक माउंटेन मिलता है, वो ऊपर से जिस शेप में है ना, तो अगर उस शेप से मिलता जुलता कोई आपको माउंटेन या फिर कोई रॉक मिलती है, उसको मोनैनॉक बोलते हैं। मुझे एक्चुअली दोबारा से क्रॉस चेक करना पड़ेगा वो डेविस है या पैंक, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मोनैनॉक 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 मोनैनॉक, ये उनके द्वारा कहा गया है, ये क्या नाम है उसका, पैंक। एक बार मैं क्रॉस चेक और कर लूँगा, ठीक है, मोनैनॉक। फिर उसके बाद ये, उसके बाद है आपका ओल्ड एज लैंडस्केप, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिवर रिजुविनेशन, यहाँ पे आप ग्राफ में देख लीजिए किस तरीके से होती है ये रिवर रिजुविनेट, ठीक है। नेक्स्ट रिजुविनेशन किस तरीके से आपको यहाँ पे होती हुई दिख रही है, एकदम फ्लैट प्लेन। फिर उसके बाद यहाँ पे इरोड होती हुई दिख रही है ना। अब देखिए ये जो पिक्चर दिख रही है ना, ठीक है, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, पेरू की है ये, यहाँ पे जो लेवल अभी दिख रहा है ये लेवल होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था, ये लेवल होना चाहिए था जहाँ तक वो इरोड हो पाए, लेकिन ये एक्चुअली हुई कहाँ तक है, इतनी गहराई तक जाके हुई है, ठीक है। यानी लेवल्स के थ्रू पता चलता है, किस तरीके से पता चलता है कि लेवल बने हुए हैं, ठीक है। बताता हूँ किस तरीके के लेवल बने हुए हैं। मेरे को पता है ये ऑलरेडी टेढ़ा बन चुका है, यहाँ से ये बिल्कुल इस तरीके से सीधा होगा, ठीक है। ये गया 1 2 3, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से यहाँ से भी 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, पहले यहाँ तक इरोड किया, ठीक है, पहले यहाँ तक इरोड किया, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन इरोड किया। अब जो रिवर है यहाँ पे बह रही है, यानी कि कितनी बार रिवर के अंदर क्या ये जवानी आई, यानी यूथफुल स्टेज आई है, 3 बार आई है। ऐसी तरीके से आप ये देखिए डायग्राम, कितनी गहराई तक इसने जाके इरोड किया है, कम से कम 2 लेवल में तो आपको दिखाई दे रहा है ना पिक्चर के अंदर, बहुत बढ़िया, 2 तक दिख रहा है। चलिए आप उतने तक ही देखिए, तीसरे में वो अभी ऑलरेडी जो रिवर है फ्लो कर ही रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका ऑनसेट ऑफ ओल्ड एज इंडियाना, ठीक है। बस यहाँ तक ही मुझे आपको बताना था। एक बार और देख लो आगे क्या है, रिजुविनेटेड प्लेन देख लीजिए। उसके बाद ये, हाँ, इसके बाद आपके नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए यहीं पे आपका काम होता है फिनिश, लेकिन एक मार्किंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आज के जो मैंने कंसेप्ट कराए ना, कहीं कोई इसके एक स्पेसिफिक चैप्टर्स नहीं है, ये बीच बीच में से उठा के करवाए गए हैं, क्योंकि आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो इसी तरीके से ही कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं देख लेता हूँ अगर कोई यहाँ पे मार्किंग के लायक आपको चैप्टर में बता पाऊँ तो। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 14 है, पेज नंबर 247, ठीक है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, पेज नंबर 248 करना है पूरा, ठीक है। नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप, फिर उसके बाद है क्लाइमेटिक वेरिएशन, फिर उसके बाद है फ्लोरल इफेक्ट, जहाँ मैंने वेजिटेशन लिखा है यहाँ पे फ्लोरल लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारी मैंने करवाई हैं अभी आपको, ठीक है। ये देख लीजिए आप पूरी, पेज नंबर 249 करना है। इसके अंदर जो पेज नंबर 251, इसके अंदर एक .5 है, एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए, हाईली इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, ठीक है। और ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया है, ठीक है, पेज नंबर 250 पे पढ़ रहा हूँ मैं ये। उसके बाद आता है, अरे किसी को किताब नहीं पता चला ना अभी तक, ये वाली बुक रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद आता है सेकंड में ग्रैनुलर, फिर उसके बाद आता है शैटरिंग, ठीक है, और इसके बाद आता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन ड्यू टू अनलोडिंग,
फिर उसके बाद ये जो केमिकल वेदरिंग है ना, ज़्यादा डिटेल में दे रखा है कि कार्बोनिक एसिड बाय कार्बोनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ में आया तो ठीक है, वैसे इसके ऊपर अपना इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, रेड कलर की इसके अंदर आपको फिर सॉइल डेवलप होती हुई दिखाई देगी। बस इतना अगर आप नॉर्मल भी कर लें बहुत मोर देन इनफ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा गहराई में मत घुसना, इसमें पेज नंबर 253 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद कार्बोनेशन, इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, लाइमस्टोन जो होता है पानी के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट जैसी आपको इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, कास्ट टोपोग्राफी के अंदर हम और डिटेल में देखेंगे। हाइड्रेशन एक बार पढ़ लीजिए, 4 से 5 लाइन इसकी, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, इसकी भी 4 से 5 लाइनें पढ़ लीजिए। ये बेसिकली पता क्या है, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, जब ये शब्द पूछे जाए ना तो इसके ऊपर कम से कम 30 से 40 वर्ड आप लिख पाएँ, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा गहराई में नहीं उतरना है आपको। उसके बाद बायोटिक वेदरिंग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक, जहाँ पे भी वर्ड आता है एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो मतलब ह्यूमन की बात की जा रही है, ठीक है। बायोकेमिकल वेदरिंग, इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे पेज नंबर आ जाता है ना 256, इसमें आप ना क्या कीजिए, सिर्फ पहला शब्द उठाइए, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ रॉक वेस्ट, 4 से 5 शब्द इसके जो लाइनें है ना पढ़िए, ठीक है। वहीं से आपको ये शब्द है कहना क्या चाह रहा है समझ में आ जाएगा, पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर इसी तरीके से वेदरिंग हेल्प्स इरोजन, ठीक है, वही 3 से 4 लाइनें पहले के पढ़ लीजिए। अगर वक्त आपके पास समय है तो आप रीडिंग, आपकी स्पीड अगर अच्छी है तो एक बार स्कैन कर लीजिए इसको पूरे को, ठीक है। फिर उसके बाद जो मास मूवमेंट है वो क्या होती है देख लीजिए, मीनिंग कंसेप्ट। वैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, मैंने कुछ इसकी अलाइनमेंट कर रखी है मास मूवमेंट वगैरह की, तो एक बार देखता हूँ अगले लेक्चर के अंदर जैसे जैसे वो मेरे को मिलते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड, फॉल्स, ये होते क्या हैं देखता हूँ। फ़िलहाल के लिए आप ये इतना ही कीजिए। मड फ्लो क्या होता है, डेब्री फ्लो क्या होता है, अर्थ फ्लो क्या होता है, क्रीप क्या होता है, और डेब्री स्लाइड, रॉक स्लाइड, ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं मार्किंग करवा दूंगा, लैंडस्लाइड, फॉल, रॉक फॉल, स्लाइड्स, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल आप इतना ही कीजिएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 15 हिल स्लोप का है, वो अभी तक हमने करा नहीं है स्लोप डेवलपमेंट, तो अभी इसके ऊपर मार्किंग करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम जाएगा ऐसे ही बिना काम में। तो यहाँ पे ये लेक्चर हो चुका आपका 1 घंटा 7 मिनट का। तो यहाँ पे अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, क्योंकि लेक्चर हो चुका है यहाँ पे समाप्त। पीपीटीज आपको बता दी गई है डायग्राम के थ्रू, अभी मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये जो पॉइंट्स है ना आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएँ। पढ़ने के लिए किताब आपको बता दी गई है, इसमें से आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, ठीक है। नोट्स आप खुद बनाइए, किस तरीके से नोट्स बनाने, पूरा जो एक पैराग्राफ है पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एक पेपर उठाइए, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्या एक उससे फ्लो डायग्राम क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या एक फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं, वहाँ से आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप पूरी किताब पढ़ लीजिए, आप ये फ्लो चार्ट जो होता है ना फ्लो डायग्राम, इसकी प्रैक्टिस मत कीजिए, कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि भाई 250 वर्ड कैसे। सबसे बड़ी मैं बताऊँ दिक्कत कहाँ आएगी, स्टार्ट कहाँ से करें, लिखना क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है शुरुआत कहाँ से करें, पहले 5 सवालों में दिक्कत आएगी, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा ये भी। तो मिलते हैं इन्हीं सारे शब्दों के साथ, मैं आज के टॉपिक को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तब तक मेरी तरफ से सबको नमस्कार, और सुबह उठ के रिकॉल ज़रूर करना क्या पढ़ा है, ठीक है।